हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली चैप्टर नंबर चल रहा है 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फाइन। सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कल के लेक्चर में हमने CN6 के लिए इसे सॉल्व किया था। फाइन। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं बिकॉज आज हमें उसी चीज की सेम जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं कल हमने क्या किया था, बट इन अ वेरी डिफरेंट वे। ठीक है ना? तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। व्हाट आई एम रिप्रेजेंटिंग, मैं डायग्राम कल वाला नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा फर्क डाल के बनाऊंगा। देखिएगा, देखो हमने कल पढ़ा कि जो 5d के ऑर्बिटल्स हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है ना? स्प्लिट हो जाते हैं 2 में और 3 में। फाइन। तो ये 2 में या 3 में जो स्प्लिटिंग हो रही है ये रिलेटिवली 2 तरीके की स्प्लिटिंग है। फाइन। अगर आप यहां पे देखो तो ये मैंने डिफरेंस ज्यादा बनाया है, जबकि अगर आप यहां पे देखो तो ये मैंने डिफरेंस कम बनाया है। हालांकि बोथ ही क्या है, Cn=6 के लिए बनाया है। कहां से पता चल रहा है बोथ Cn6 के लिए बनाया गया चीज है? क्योंकि मैंने ऊपर 2 बनाए हैं, नीचे 3 बनाए हैं। ठीक है ना? हमने बात करी थी कि dxy, dyz और dzx ये 3 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनको ज्यादा रिपल्शन नहीं मिलेगा, जबकि 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट रिपल्शन मिलेगा बिकॉज ये दोनों एक्सिस पे हैं। ठीक है ना? और अगर 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं तो एक्सिस पे अप्रोच करेंगे। क्लियर? फाइन। ये आपका बेसिकली क्या था, बेरी सेंटर है। ठीक है ना? यानी कि एवरेज एनर्जी सेंटर है। क्लियर? ये जो है वो अगर +3/5 डेल ओ है एंड ये जो है वो -2/5 डेल ओ है। सिमिलरली ये भी +3/5 डेल ओ है एंड ये -2/5 डेल ओ है। आप दोनों के साइड का डिफरेंस समझ पा रहे हो? ये क्या है? बिल्कुल, ये किसका है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का है और ये वीक फील्ड लिगेंड के लिए। क्लियर? यही बनाया था हमने कल। ये डिफरेंस को डेलो बोलेंगे, इसको भी डेलो ही बोलेंगे बिकॉज डेलो इज CFSE फॉर ऑक्टाहाइड्रल। डेल ओ इज CFSE फॉर ऑक्टाहाइड्रल। O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहाइड्रल। पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो डिफरेंस काफी ज्यादा कर देगा, जो वीक फील्ड लिगेंड है वो ये डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं करेगा। इसको हमने क्या बोला था? Eg। इसको हमने क्या बोला था? T2G। फाइन। एक इलेक्ट्रॉन तो वो यहां पे भी एक ही आएगा, यहां पे भी एक आएगा, दूसरा दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा तीसरा। यहां तक कोई लफड़ा नहीं है। लफड़ा कहां है? लफड़ा है 4th इलेक्ट्रॉन के टाइम पे। 4th इलेक्ट्रॉन का लफड़ा है बस। ठीक है ना? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के टाइम पे क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के टाइम पे डिफरेंस काफी ज्यादा है, तो डेल O जो है वो पेयरिंग से काफी ज्यादा है, जिसके कारण 4th इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, जिसके कारण मैं कह सकता हूं कि T2G 4 हो जाएगा जबकि Eg 0 हो जाएगा। और यहां पे ये डिफरेंस काफी कम है, तो मैं कह सकता हूं कि डेल O इज लेस देन पेयरिंग। ठीक है ना? डेल O लेस देन पेयरिंग है, यहां डेल O ग्रेटर देन पेयरिंग है तो पेयरिंग हो जाएगा। यहां पेयरिंग ज्यादा है, डेल O कम है, तो अल्टीमेटली यहां क्या हो जाएगा? T2G 3 Eg 1, यानी कि 4th इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। कोई दिक्कत? जिसके कारण ये नीचे वाले भरेंगे, तो ये ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के लिए खाली हैं, तो मैं कह सकता हूं ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसमें सारे के सारे d ऑर्बिटल्स यूज हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। जब यहां पे भी आ जाएगा, सपोज 5th इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे आ गया है, यहां पे आ जाएगा 5th।
ठीक है ना। तो ये सारे के सारे यूज हो गए, तो इसको बाहर का डी यूज करना पड़ जाएगा। तो ये बेसिकली एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्लियर? तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा कूल चीज है, पॉज करके जाए तो पूरे का पूरा बना लो, ठीक है ना। ये बीच में है, देखो कल डायग्राम कुछ और तरीके से थी, कल तो मैंने सिर्फ इसी के लिए एक ही बनाया था, फिर बताया था कि कम ज्यादा हो सकता है। अब मैंने दोनों बना के दिखा दिए, एक ही के लिए दोनों बना के दिखाया। दिस साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का है, ये वीक फील्ड लिगेंड का है, ठीक है ना। दो लोग तीन तीन सीढ़ियां चढ़ेंगे, तीन लोग दो दो सीढ़ियां नीचे आएंगे, प्लस मतलब ऊपर है, माइनस मतलब नीचे है, ये बीच का सेंटर है, ठीक है ना। यहाँ डेल ओ ग्रेटर देन पी है, यानी कि यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, तो T2G में फोर्थ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जो फोर्थ का लफड़ा है। वैसे मैंने फिफ्थ भी कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ P डेल ओ से काफी बड़ा है, बिकॉज डेल ओ काफी ज्यादा छोटा है, तो ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आने की बजाय यहाँ आ जाएगा, तो T2G3 होने के बाद EG1 आ जाएगा, कोई दिक्कत। सारे ऑर्बिटल भर जाएंगे तो हम बाहर का ऑर्बिटल लेंगे, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। क्लियर? So have a look at this thing, and then now we'll start with Cn is equal to 4। कोई दिक्कत? कल वाली चीजें याद है ना, वो सारी की सारी हम Cn4 पे लगाएंगे और बहुत ही जल्दी से आंसर निकालेंगे। लेट्स डू द CFT फॉर Cn is equal to 4। So CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर Cn is equal to 4। फाइन, यानी कि यहाँ 4 लिगेंड लगे हुए होंगे, कोई दिक्कत? फाइन। हालांकि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि CFT हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं बताता है, ठीक है ना। यानी कि वो sp3d2 या d2sp3 हमने निकाला है, वो VBT के साथ कंपैरिजन करने के लिए निकाला है, ठीक है ना। CFT अपने आप में एक यूनिक टेक्निक है जो ये बताता है कि ये ऑर्बिटल्स भरने चाहिए, ठीक है ना। स्टिल मैं बता देता हूं, Cn इज इक्वल टू 4 के अंदर sp3 फॉर टेट्राहाइड्रल शेप आ सकता है, एंड D3s फॉर टेट्राहाइड्रल आ सकता है। हालांकि एक और केस भी है, दैट इज DsP2 स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। पर अगेन आई एम रिपीटिंग, CFT इज नॉट फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, शेप निकालना, देखो वो आपको VBT हेल्प कर देगा। CFT इस बात के लिए हेल्प कर रहा है कि पेयरिंग होगी या नहीं होगी, इन सब बातों में आपका CFT हेल्प कर रहा है। तो इस चीज को तो हम इरेज कर देते हैं। हालांकि आपको लिख लेना चाहिए था ये, ठीक है, मतलब रिवाइंड करके आप लिख सकते हैं, sp3 टेट्राहाइड्रल, D3sp टेट्राहाइड्रल होता है, एंड DsP2 स्क्वायर प्लेनर होता है, बट दिस इज ऑल ड्यू टू VBT। फाइन। ये बंदा तो सिर्फ इसलिए हेल्प करेगा बताने के लिए कि पेयरिंग क्यों हो रहा है या क्यों नहीं हो रहा, मतलब इस बंदे ने तो बेसिकली अपना CFSE कॉन्सेप्ट लेके आना है। क्लियर? लेके आए, लेट्स हैव इट। सो बेसिकली मैं पिछली बार की तरह लेके चलता हूं, ये मेरे पास d ऑर्बिटल है, एंड इस साइड क्या है, एनर्जी। d ऑर्बिटल के पास जब 6 लिगेंड्स, यहां तो 4 लिगेंड्स आने, ये जो d ऑर्बिटल्स हैं, इसके पास जब 4 लिगेंड आएंगे तो इनकी एनर्जी अप हो जानी चाहिए, मानते हैं बात, बिकॉज d ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, d ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आई एम नॉट टेकिंग एन एग्जांपल बिकॉज बहुत सिंपल है, हम कल कर चुके हैं, तो वो सारे का सारा हैंडल किया जा सकता है। d ऑर्बिटल को 4 लिगेंड्स आएंगे तो डेफिनेटली इसकी एनर्जी अप हो जानी चाहिए। ये बेसिकली क्या है, ये है सेंट्रल मेटल एटम प्लस उसके साथ 4 लिगेंड्स लगने के बाद, अब ये इतना ऊपर चला गया। फाइन, वही सारे का सारा सिस्टम है। यहां पे क्या है, बेरिंग सेंटर है, यानी कि एवरेज एनर्जी सेंटर है, पर यहां पे ये सोचना है कितने ऊपर कितने नीचे बनाने हैं। फाइन, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे एंड सोचेंगे कि 4 वाला स्ट्रक्चर होता कौन सा है, व्हाट इज द आइडियल स्ट्रक्चर फॉर द 4। लेट मी टेक सम मार्कर्स।
आई हैव सम मार्कर्स। अगर आप देखें, देखो यार बड़ी सिंपल सी बात है, कल मैंने एक बात बताई थी, अपने को एक बंदा पकड़ना है, ठीक है ना, एक बंदा पकड़ना है एंड आप लोग 6 लोग हो, तो कैसे आओगे, एक प्लस एक्स एक्सिस से, एक माइनस एक्स से, एक प्लस वाई से, एक माइनस वाई से, एक ऊपर से, एक नीचे से, यही तरीका बनाया था ना। पर आज आप लोग 4 हो, वही बंदा मारना है, सेम बंदा मारना है, ये नहीं सोचना कि कल मार दिया था, वही सेम बंदा मारना है। आज आप 6 नहीं 4 हो। देखो 6 में तो बिल्कुल परफेक्शन थी, एक इधर से भी, एक लेफ्ट से आया, राइट से आया, इधर से आया, इधर से आया, ऊपर से आया, नीचे से आया, 6 की परफेक्ट थी पूरी। प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स, प्लस वाई माइनस वाई, प्लस जेड माइनस जेड, 4 कैसे आएंगे यार? देखो सोच के, कुछ इस तरीके से नहीं आएंगे 4। इसको यहां से देखो, ये क्या है, कोई एक्सिस लग रहा है तुम्हें? ये कौन सी शेप है? दिस इज टेट्राहेड्रल। आइडली इसके अंदर कौन सा एंगल होता है? 109 डिग्री का एंगल होता है। अगर हम देखें, ये कुछ इस तरीके की शेप है एंड आइडली यहां पे कितना एंगल है? 109 डिग्री 28 मिनट। भाई 109 डिग्री 28 मिनट है। क्या तुम्हें लगता है कि ये एक्सिस बन रही है? मान भी लो कि एक कोई एक्सिस है, सपोज ये मान लेते हैं z है, तो ये तो बिल्कुल ही एक्सिस नहीं है। सपोज कोई एक चीज एक्सिस है भी, तो बाकी तो बिल्कुल भी नहीं है। सोच के देखिए, ये लीजिए, मैं इधर यहां से इस तरीके से रखता हूं टेढ़ा, दिख रहा है? बेसिकली चारों मार्कर दिख रहे हैं इस डायरेक्शन में आपको। क्या कोई एक्सिस पे लग रहा है? यहां से शायद आपको थोड़ा बहुत लग सकता है कि यार 2 एक्सिस पे हैं, नहीं है, पर ठीक है ना, टोटली एक्सिस से क्या है, अलग फंडा है। इसका मतलब अब आज जो 4 लिगेंड आने वाले हैं वो एक्सिस पे नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो 5 ऑर्बिटल है हमारे पास, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये दोनों एक्सिस वाले लोग हैं, ये तीनों नॉन एक्सिस वाले। आज आपके 4 लिगेंड कैसे आ रहे हैं? क्या एक्सिस पे आ रहे हैं? कल 6 तो एक्सिस पे आ रहे थे, इधर से इधर से इधर से इधर से ऊपर से नीचे से, कल तो एक्सिस पे आ रहे थे, इसीलिए वो एक्सिस पे डायरेक्ट रिपल्शन कर रहे थे एंड नॉन एक्सिस पे रिपल्शन नहीं कर रहे थे। पर आज क्या है, आज वो नॉन एक्सिस से आ रहे हैं। देखो दिख रहा है 4 लिगेंड कैसे अप्रोच करते हैं। सपोज ये 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, इधर से एल आ रहा है, 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 ठीक है ना। तो कहां से अप्रोच कर रहे हैं वो? डेफिनेटली नॉन एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि इनको मिलेगा मोर रिपल्शन, जबकि इनको मिलेगा लेस रिपल्शन। मानते हो ना ये बात? क्यों? क्योंकि 4 लोग अगर आइडली आते हैं, ये रहा एक, 4 लोग अगर आइडली आते हैं तो वो नॉन एक्सिस पे आते हैं, तो वो नॉन एक्सिस को ज्यादा रिपल्शन करेंगे, एक्सिस को कम रिपल्शन करेंगे। नॉन एक्सिस को ज्यादा रिपल्शन करेंगे, एक्सिस को कम रिपल्शन करेंगे। इसका मतलब जिसको ज्यादा रिपल्शन करेंगे वो रिलेटिवली ज्यादा अप बन जाएगा, एंड जिसको कम रिपल्शन करेंगे वो नीचे रह जाएगा। समझ आया? उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया है। कल 2 लोग ऊपर बने थे, 3 नीचे बने थे, आज 3 ऊपर बने हैं, 2 नीचे। क्यों? बिकॉज टेट्राहाइड्रल। पहली बात तो लोग 4 हैं, दूसरी बात ये नॉन एक्सिस पे रिपल्शन करेंगे ज्यादा, एक्सिस पे रिपल्शन करेंगे कम। यार यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। इस चीज को समझेंगे, नॉन एक्सिस पे रिपल्शन होगी ज्यादा, बिकॉज कल 6 थे, देखो 6 परफेक्ट एक्सिस बन रहे हैं, 6 तो ऐसे परफेक्ट एक्सिस बनता है, एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड। पर आज लोग 4 हैं, 4 आएंगे नॉन एक्सिस पे। नॉन एक्सिस पे ज्यादा रिपल्शन करेगा, ज्यादा रिपल्शन करेगा नॉन एक्सिस पे, तो नॉन एक्सिस वाले लोग ऊपर बना दिए। आज dxy, dyz एंड dzx ऊपर है, एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर नीचे। क्लियर? कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा समझेंगे। देखिए इनका जो डिफरेंस है इसको बोला जाता है डेल टी। इसका जो डिफरेंस है इसको क्या बोला जाता है? डेल टी, ठीक है ना।
तो ये जो आ गया है इसको बोला जाता है +2/5 del t एंड इसको -3/5 del t। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना कि ये कैसे बना? अरे हमें पता है, 3 लोग 2-2 सीढ़ियां ऊपर चढ़े एंड 2 लोग 3-3 सीढ़ियां नीचे आ गए और एवरेज 0 बनना चाहिए। देखो करके देख लो, 2/5 del t into 3, तो ये 6/5 del t बन गया है प्लस का, एंड -3/5 del t into 2, ये भी अल्टीमेटली -6/5 बन गया। ओवरऑल कम्स आउट टू बी 0 बिकॉज बेरिंग सेंटर का ओवरऑल तो 0 एनर्जी लेवल आना चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत? ये छोटा सा फंडा है। अब वही फंडा जैसे 1 2 तक तो ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ठीक है ना? वैसे जनरली तो यार ये बोला जाता है कि ये जो डिफरेंस है ना ये कम है, दिस डिफरेंस इज लेस एज कंपैरेटिव टू ऑक्टाहेड्रल। एंड कितना कम है ये भी बताया जाता है, del t is equal to 4/9 of del t। ठीक है ना? इस बात को स्टार मार्क करके लिखेंगे, ये बहुत जबरदस्त चीज है। ये जो del t है यानी कि CFSE फॉर टेट्राहाइड्रल एक्चुअली में 4/9 ऑफ CFSE फॉर ऑक्टाहाइड्रल होता है। क्लियर? तो ये जो डिफरेंस है ना इसको बोला जाता है कम स्प्लिटिंग हुई है, इतनी ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं हुई है, इतनी हाई स्प्लिटिंग नहीं हुई है, कम स्प्लिटिंग हुई है। ठीक है ना? तो कम स्प्लिटिंग हुई है तो ज्यादातर तो माना जाता है कि जो थर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा वो ऊपर चला जाएगा, बिकॉज टेट्राहाइड्रल में इतनी ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं होती है। पर फिर भी अगर सपोज स्प्लिटिंग हो रही है, अच्छी खासी स्प्लिटिंग हो रही है, तो समझ के देखिए। देखो अगर ये नीचे ही भरा तो ये 3 बच गए ना, एंड अगला ऑर्बिटल डी के बाद कौन सा आता है? s, तो ये क्या बन जाएगा? d3s। एंड अगर ये भर गया है तो इसके बाद कौन आता है? s, फिर क्या आता है? p, तो क्या बनेगा? sp3। तो पता चल रहा है ना दो कौन कौन से बनेंगे। देखो बड़ा सिंपल सा फंडा, अगर तो ये खाली पड़े हैं तो यहाँ 3 लिगेंड आ सकते हैं। अगर ये खाली पड़े हैं, पेयरिंग हो गई, यहीं बस गया सब कुछ यहाँ आ गया है, तो ये 3 खाली पड़े हैं, तो ये 1 2 3 लिगेंड यहाँ आ गए। एक 3D के बाद किस में आता है? 4s में। ठीक है ना? अब करके देख लिए, कल वाला वो निकाल के देखिए पूरे का पूरा। तो ये 3D बना रहे हैं हम, याद है ना ये 3D था, सेंटीमेटल एटम का 3D है, इसके बाद क्या आएगा? 4s। तो 3 ये d के, एक 4s का, तो अल्टीमेटली d3s बन गया। मैंने जो बिल्कुल शुरू में लिखा था, d3s भी क्या होता है? टेट्राहाइड्रल होता है। एंड अगर ये सपोज थर्ड फोर्थ फिफ्थ यहां आ जाते हैं, ठीक है ना, तो फिर कहां आएंगे? तो फिर आगे 4s का और 4p का, यानी कि s p के 4 लिगेंड वहां आ जाएंगे। नहीं तो 3 लिगेंड यहां आ जाएंगे और एक s में आ जाएगा, तो d3s बन जाएगा। देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है, या तो ये देखो ये 3D है, 4s है, 4p है। अगर तो देखो यहां इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पेयरिंग हो गई, ये बच गया, तो ये तो d3 और ये आ गया s, इसको हम छोड़ देंगे तो ये d3s बन जाएगा। एंड अगर सपोज यहां इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ये बच जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? sp3। 4 लिगेंड यहां आ जाएंगे। ठीक है ना? वैसे इन जनरली बोला जाता है कि ये जो टेट्राहाइड्रल की केस में ये बहुत ही ज्यादा कम स्प्लिटिंग हुई है, बिकॉज 4 लिगेंड्स का जो स्प्लिटिंग है, 4 लिगेंड्स के कारण आने वाला स्प्लिटिंग इतना ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं है, बिकॉज वो यहाँ से दिख भी रहा है। टेट्राहाइड्रल का जो स्प्लिटिंग है वो रिलेटिवली बहुत कम है, जिसके कारण अगला इलेक्ट्रॉन यहीं जाएगा। एंड मैक्सिमम चांसेस किसके हैं? sp3 के ही हैं। एंड इन जनरली हमारी बुक में d3s का कोई केस बना भी नहीं हुआ, पर फिर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर ऐसा बोलते हैं कि देयर इज पेयरिंग टेकिंग प्लेस इन केस ऑफ टेट्राहाइड्रल, देयर इज मतलब सपोज गिवन है हमारे पास, देयर इज अ केस गिवन कि भाई पेयरिंग हो रही है इन केस ऑफ टेट्राहाइड्रल, तो ये यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, ये 3 ऑर्बिटल d के एंड s का, अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो d3s केस बन सकता है। ठीक है ना? अदरवाइज तो ये माना जाता है ये कम है, तो ये यहाँ आ जाएंगे, तो फिर ये 4 ऑर्बिटल हमारे पास बचे होंगे 4 लिगेंड्स के। फाइन, सबसे मेजर चीज
सबसे मेजर चीज मैं ये बात बताना चाहता हूँ, 4 लिगेंड जो होते हैं वो नॉन एक्सिस पे आते हैं। नॉन एक्सिस पे आने के कारण वो नॉन एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपल्शन करेंगे, जिसके कारण ये 3 ऊपर बनेंगे, ये 2 नीचे। इनके डिफरेंस को डेल्टा टी कहते हैं, यानी कि डेल्टा टी क्या है, CFSE फॉर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल, T स्टैंड्स फॉर टेट्राहेड्रल। ये +2/5 ऊपर है, ये -3/5 नीचे है, ठीक है ना। एंड एक ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस आई कैन प्रूव आल्सो, मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं, ठीक है ना, दैट डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल ओ। सॉल्व कर देते हैं, लेट्स हैव इट। इसको डिराइव कर देता हूं कि ये इस तरीके से वैल्यू क्यों है ये, हालांकि द केस इज सॉल्व फॉर Cn इज इक्वल टू 4। क्लियर, कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करते हैं, देन Cn6 और Cn4 को कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, लेट्स हैव इट। चलिए इस बात को प्रूव करते हैं, डेल टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल ओ। बड़ा सिंपल सा फंडा है यार। देखो ऑक्टा के केस में लिगेंड्स कितने हैं, 6, जबकि टेट्रा के केस में लिगेंड्स कितने हैं, 4, ठीक है ना। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसको स्प्लिट करके लिखूं, डेल टी जो है वो 4/6 पार्ट ऑफ डेल ओ होना चाहिए, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ लीड्स। पर यार आप एक बात सोचो, वो काम जो 6 बंदों को करना था अब 4 बंदों को करना पड़ रहा है, इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर लिगेंड की इफेक्टिवनेस भी तो कम हो गई है ना, उसे काम ज्यादा करना पड़ रहा है, रिपल्शन ज्यादा करनी पड़ रही है, जिसके कारण वो इतनी जबरदस्त रिपल्शन नहीं कर पा रहा। देखो मैं आपको बोलूं कि इतने छोटे से एरिया में रिपल्शन करो तो आप ज्यादा कर पाओगे, मैं आपको बोलूं पूरे ब्रह्मांड में, मतलब पूरे यूनिवर्स में रिपल्शन करके दिखाओ, तो डेफिनेटली तुम्हारा रिपल्शन का जो स्ट्रेंथ है, तुम्हारी जो रिपल्शन करने की जो चाहत है वो बेसिकली बहुत कम हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि मैं कह सकता हूं डेल टी जो है वो 4/6 पार्ट ऑफ डेल ओ होना चाहिए, बिकॉज ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ रिपल्शन ऑफ लिगेंड। देखो एक लिगेंड की रिपल्शन भी तो अल्टीमेटली 4/6 पार्ट रह गई है ना यार। फाइन, पहली बात तो लिगेंड ही कम रह गए हैं, उसके बाद उस लिगेंड को काम ज्यादा करना पड़ रहा है, जिसके कारण उसकी इफेक्टिवनेस कम रह गई है, ठीक है ना। अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को जोड़ लो, यानी कि अल्टीमेटली डेल टी इज इक्वल टू 4/6 इंटू 4/6 ऑफ डेल ओ, बोथ फैक्टर्स को हमने कर लिया है कंपाइल, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया है 2/3, ये भी क्या आ गया है 2/3, दिस कम्स आउट टू बी 4/9 ऑफ डेल ओ। डेल टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल ओ। हालांकि ये डेरिवेशन समझने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब आपको इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला आना चाहिए, पर समझ आने की बात ही कुछ और है, अगर कुछ ज्यादा आता है उसका कॉन्फिडेंस ही कुछ और है। देखिए दोबारा से 6 की बजाय 4 लिगेंड रह गए, तो डेफिनेटली डेल टी जो है वो डेल ओ का 4/6 पार्ट होना चाहिए, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड्स। अब एक लिगेंड की यार वही काम, एक छोटा सा काम था क्लास में, एक छोटा सा काम था, एक ड्राइंग बनानी थी या कुछ बनाना था, वो पहले 6 लोगों को करना था, अब 4 लोगों को करना है, ठीक है ना। तो टाइम उतना ही है, पहले 6 लोगों को करना था, अब 4 लोगों को करना है, ठीक है ना। तो आप काम तो ज्यादा कर पा रहे हो, ठीक है, पर आपकी इफेक्टिवनेस क्या हो गई है, कम। पहले जब आपको वो काम सिर्फ 1/6 करना पड़ रहा था तो वो बहुत डेकोरेशन करके कर रहे थे, अब आपको पता है कि यार जल्दी से काम करना है, बिकॉज मेरे लाइक 1/6 नहीं 1/4 काम आ रहा है, मेरे हम 4 लोगों को पूरा करना है, तो आप तेजी से पूरा करोगे, जिसके कारण आप डेकोरेशन छोड़ दोगे, तो आपने अपने काम को कम इफेक्टिवली किया। तो लिगेंड जो रिपल्शन करता है वो रिलेटिवली कम इफेक्टिव करता है, तो कितनी कम इफेक्टिव करता है 4/6, क्यों, क्योंकि अब 4 हैं, थे 6 का काम करना पड़ रहा है, तो कितनी इफेक्टिवनेस कम हो गई है 4/6, और 4/6 थी लिगेंड कम हो गए हैं, तो अल्टीमेटली दोनों को जब कंपाइल करते हैं 4/6 into 4/6 दैट कम्स आउट टू बी
4/9। क्लियर? तो इसको इस तरीके से लिख सकते थे, लाइक दिस इज 4/6 इंटू 4/6 del O, ठीक है ना। दिस इज फॉर नंबर ऑफ लिगेंड्स, फाइन। एंड अगला 4/6 किसका है? इफेक्टिव रिपल्शन फैक्टर फॉर वन लिगेंड, जो कि डिक्रीज हो गया है बेसिकली। क्लियर? कोई भी दिक्कत? नाउ मूव करते हैं Cn=4 और Cn=6 को थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं कि क्या फाइनल चीज बन गई है। लेट्स हैव इट। तो दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। देखिए ये डी बनाया हुआ है, फाइन। सो बेसिकली यार हमारे पास डायग्राम तैयार है। ये किसका फंडा है? ये Cn=6 वाले के लिए है, एंड ये Cn=4 के लिए। इसके डिफरेंस को हमने डेल टी बोला है, इसके डिफरेंस को हमने डेल ओ बोला है, ठीक है ना। इसमें T2G ऊपर है, Eg नीचे है। इसमें Eg ऊपर है, T2G नीचे है। dxy yz एंड zx नीचे है, dxy yz एंड zx ऊपर है। dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर नीचे है, dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर ऊपर है। फाइन। ये बेसिकली वेरी सेंटर है। दिस इज प्लस 2/5 del t माइनस 3/5 del t। पर यहां जो वेरी सेंटर है उसका प्लस 3/5 ऊपर टर्म है पर डेल ओ माइनस 2/5। देखो बनाते टाइम भी मैं थोड़ा सा ध्यान रखता हूं कि ये 3 लगना चाहिए और ये 2 लगना चाहिए। देखो ये ज्यादा है, मैं बनाते टाइम इसको काफी ऊंचा बनाता हूं और उसको रिलेटिवली कम नीचे बनाता हूं, ठीक है ना। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो अब ओवरऑल देखिए मैंने ये जो डेल ओ बनाया है ये काफी ज्यादा बनाया है, जबकि डेल टी क्या बनाया है? कम, क्योंकि ओवरऑल डेल टी जो है वो 4/9 ऑफ डेल ओ है। इसको हम अभी अभी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना। एंड ये 2 लोग ऊपर हैं, 3 लोग नीचे हैं, बिकॉज बड़ा सिंपल सा फंडा है, 6 ligands approaches through axis। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं लिख रहा हूं, उसको ध्यान रखो। 6 ligands approaches through axis, जबकि 4 approaches through non axis। भाई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। 6 जो है वो एक्सिस से अप्रोच करता है, जिसके कारण 2 लोग जो एक्सिस वाले लोग हैं वो ऊपर चले जाते हैं, 3 लोग नीचे रह जाते हैं, जबकि ये 4 जो है वो नॉन एक्सिस पे अप्रोच कर रहे हैं, जिसके कारण 3 लोग ऊपर आ जाते हैं, 2 लोग नीचे रह जाते हैं। क्लियर? यहाँ जो डिफरेंस है, यहाँ जो डिफरेंस है वो मैंने सारे बनाए हुए हैं, ध्यान से देख लीजिए। दिस इज ओवरऑल डेल टी जो है वो 4/9 ऑफ डेल ओ है। तो सारे का सारा बेसिकली क्या है? CFT। ये मैंने समराइज कर दिया है CFT। आई हैव समराइज्ड द CFT फॉर Cn=6 एंड Cn=4। कोई दिक्कत? यहां के D बचेंगे तो D2sp3 बनेगा, नहीं बचेंगे तो sp3d2 बनेगा। यहां के D बचेंगे तो D3s बनेगा, नहीं तो फिर sp3 बनेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? नाउ अभी सिर्फ एक फंडा रह गया है, दैट इज
लीगेंड्स को मैं एक जगह पे क्या कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड का बड़ा दिक्कत है, तो मैं इसमें स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड को कर देता हूँ समराइज। लेट्स हैव इट। नेक्स्ट सीरीज दिख रही है, पूरी की पूरी बनानी है, ठीक है ना। इन जनरल आइडिया देता हूँ, हैलाइड डोनर्स, ऑक्सीजन डोनर्स, नाइट्रोजन फैमिली में डोनर्स एंड कार्बन फैमिली में डोनर्स, ये फंडा है, अल्टीमेटली यही चीज है, ठीक है ना। फाइन, हो क्या रहा है, देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी, उससे पिछली की लाइव स्ट्रीमिंग में भी आपको एक जनरल आइडिया दिया था। वो जनरल आइडिया क्या था, बड़ा सिंपल सा फंडा है, अगर कोई लीगेंड आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो ज्यादा रिपल्शन करेगा, ठीक है ना। फाइन, इफ अ लीगेंड is to give electrons, then वो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब सोच के देखो, कार्बन के ऊपर माइनस है एंड हाइड्रोजन के ऊपर माइनस है, कौन आपको आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा? कार्बन के ऊपर माइनस है, हाइड्रोजन के ऊपर माइनस है। अरे हाइड्रोजन तो किसी से छीन के लाते हैं खुद इलेक्ट्रॉन, वो तुम्हें कहां से इलेक्ट्रॉन दे देंगे? जबकि कार्बन ठीक है यार, ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे, बिकॉज इनको इलेक्ट्रॉन्स का इतना लालच नहीं है। इसीलिए तो देखो CO, CN, देखो जस्ट कनेक्टेड बंदा नाइट्रोजन है, ठीक है ना। इनमें भी पता है ना तुम्हें N होता है, ठीक है ना। EN पता है ना क्या होता है, EN क्या होता है, NH2 CH2 CH2 NH2। ये सारे करवाए हुए मैंने टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में, बाई पिरिडीन भी कराया हुआ है, 2 पिरिडीन बना के दिखाए थे, ठीक है ना। NH है, EDTA बना के दिखाया था, इथाइलिन डाइमिन टेट्राएसिडेट, ठीक है ना। तो इसमें भी N है, देखो इसमें ये नहीं सोचना ये N सोचना है, देखो HCN ये पड़ा है, ये NCS है। जस्ट कनेक्टेड बंदा कौन है, नाइट्रोजन, यहां जस्ट कनेक्टेड कौन है, सल्फर, तभी तो पीछे है। तो सल्फर नहीं देगा आसानी से, नाइट्रोजन दे देगा आसानी से, सल्फर नहीं देगा आसानी से। फाइन यार, ये रहा ना सल्फर की फैमिली, तो ठीक है ना, तो ये आसानी से नहीं देंगे, इसलिए हमने इसको बीच में मार्क किया। पानी हमारा भाई बीच में बंदा है, न्यूट्रल, ठीक है ना, एक तरीके का एवरेज लिगेंड, बीच में रखा हुआ पानी को हमने एवरेज लिगेंड के नाम पे, ठीक है ना। तो 3 तरीके के लिगेंड समझ सकते हो, स्ट्रॉन्ग, वीक और एवरेज। नहीं तो फिर पानी को हमने रेफरेंस रखा हुआ है, वो जो पानी से ऊपर है ये तगड़े लोग हैं, ये तगड़े लोग हैं, पेयरिंग कर देंगे। पीछे रह गए हैं ये वीक लोग हैं, ये पेयरिंग नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत। क्लियर? तो ये पूरी की पूरी सीरीज रिकॉल होनी चाहिए। आयोडीन माइनस Br माइनस S माइनस 2, HCl माइनस क्लोरीन माइनस NO3 माइनस N3 माइनस। अच्छा, किसी के दिमाग में आ सकता है सर ये नाइट्रोजन वाला पीछे रह गया, अरे N3 माइनस अजाइड आयन, हाइब्रिडाइजेशन तो निकालो, कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदा है ये छोड़ेगा क्या माइनस? नहीं छोड़ेगा। F माइनस OH माइनस ETOH, यार इनके लोन पेयर है मतलब, ठीक है ना। C2O4 ये क्या आ गया, ऑक्सैलेट आयन, ठीक है ना, ये छोड़ने वाला है क्या? कुछ नहीं छोड़ने वाला ये, ठीक है ना। H2O का लोन पेयर आ गया है, तो यहां तक नहीं देने वाले, ये देखो ये लोग देने वाले हैं, ये नाइट्रोजन के वाले लोग हैं, और नाइट्रोजन भी कौन सी स्टेट में, इनमें sp3 में है, वो दे देगा नाइट्रोजन, ठीक है ना। एंड कार्बन वाले तो यार बहुत ही जबरदस्त लिगेंड है, बिकॉज कार्बन हमें पता है नेगेटिव हैंडल करके नहीं रख सकता। हैलोजन यार ऑक्सीजन वाले लोग जो हैं वो नेगेटिव हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। कार्बन नेगेटिव हैंडल नहीं कर सकता, इसीलिए वो डोनेट कर देता है, कोई दिक्कत। फाइन। और एक बात वैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बोली हुई है, CFT जो है बेसिकली ये बता देता है कि रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 लगा के आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो। वो जो क्वांटिटेटिवली VBT ने नहीं बताया था, हालांकि हमने उसमें भी कैलकुलेट करके देख लिया था ये तो, पर ये जो क्वांटिटेटिवली VBT ने नहीं बताया था, इसमें बता दिया था n क्या है, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। हालांकि इसके क्वेश्चंस हम पहले ट्राई कर चुके हैं, फिर भी एक बार मैंने दोबारा रिकॉल कराना मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है ना। CFT में रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 का फॉर्मूला बता दिया गया था, दैट इज क्वांटिटेटिवली द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, कोई दिक्कत। फाइन।
सो हियर द एंड ऑफ CFT। थ्योरीज खत्म हो गई हैं, हम अब आगे बढ़ेंगे, कल करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। फाइन, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डेफिनेटली वही ऑर्गेनिक जैसा आइसोमरिज्म भी एग्जिस्ट करता है। तो टुमारो विल स्टार्ट विद स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन लगे रहिए, मैं आपके साथ हूं।